रात के लगभग 12 बज चुके थे और हवा में ठंडक और धूल का अजीब मिश्रण थे। इसी जंगल के बीच में एक पुराना बस स्टैंड था, जहां रात को कुछ ही बस वाले और रिक्शा वाले रहते थे। संजय एक प्राइवेट बैंक में काम करने वाला, उसे अचानक ही कुछ ज़रूरी कागजात के लिए कमलपुरा गांव जाता है, जो शहर से करीबन 45 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद संजय पासी के जो स्टैंड था वहां पहुंच जाता है। पास ही में कुछ ड्राइवर लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी संजय ने उन लोगों से कहा, भैया, कोई मुझे कमलपुर गांव तक छोड़ देगा क्या? मुझे जल्दी से जल्दी कमलपुर गांव पहुंचना है, तो क्या आप लोगों में से मुझे कोई कमलपुर गांव तक छोड़ देगा क्या? तभी एक ड्राइवर बोलता है, क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हें पता भी है रात के लगभग 12 बज चुके हैं और इस रात में तुम कह रहे हो कि कमलपुर गांव तक छोड़ दो। माफ करना बेटा, लेकिन हम लोगों में से कोई भी तुम्हें इस वक्त कमलपुर गांव नहीं छोड़ पाएगा। हाँ बेटा, इस वक्त तुम कमलपुर जाना छोड़ दो। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ और कल सुबह पहली बस पकड़कर कमलपुर गांव चले जाना। लेकिन चाचा, मुझे इसी वक्त कमलपुर गांव जाना है। तो बेटा, यहाँ तुम्हें कोई भी ड्राइवर कमलपुर गांव तक नहीं लेकर जाएगा। अगर तुमको कमलपुर जाना ही है तो चलकर जाना पड़ेगा हम सब में से, तो तुम्हें कोई कमलपुर छोड़ने वाला नहीं मिलेगा। तभी अचानक पीछे से एक रिक्शा चालक रिक्शा लेकर उन लोगों के पास आती है। भैया, क्या आप मुझे कमलपुर गांव तक छोड़ दोगे? मुझे अर्जेंट में गांव जाना है। बेटा, इस वक्त कमलापुर यह तो इस वक्त नहीं हो सकता। रात में कमलपुर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा क्या है? उसे रास्ते में कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं होता। क्या रास्ता खराब है? रास्ता नहीं खराब। बेटा, तुम्हारा वक्त खराब है। कमलपुर रात में जाना ठीक नहीं होता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मनेर तक छोड़ दूंगा। वहां तुम्हें गांव जैसे छोटे छोटे ठहरने के कमरा मिल जाएंगे। सुबह होते ही तुम कमलपुर के लिए निकल जाना। संजय को उस ऑन्टो वाले की बात अजीब लगी, लेकिन संजय की मजबूरी थी। उसे कल ही काम निपटाकर वापस शहर के लिए लौटना था। अरे नहीं भाई, मुझे आज ही कमलपुर पहुंचकर काम निपटाना है। आप हो सके तो मैं पैसे बढ़ा कर दे दूंगा, लेकिन मुझे आज ही कमलपुर पहुंचा दो। ठीक है भाई, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें कमलपुर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन रात के कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं होते। संजय रिक्शा वाले की बात को अंधविश्वास समझकर चुप बैठ गया और वह रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा धीरे धीरे खाली सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और अजीब खामोशी थी। उसे रिक्शे की हेडलाइट भी नहीं जल रही थी। कुत्ते भी आज काम भौंक रहे थे। रास्ते से कुछ अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। भाई, तुम इतनी रात को कमलपुर क्यों जा रहे हो? तुमको पता नहीं क्या कि कमलपुर की और इस वक्त कोई भी नहीं जाता। मुझे तो रिक्शा चलाते हुए 20 साल से भी ऊपर हो रहे हैं, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में कभी ऐसा सवारी नहीं देखा जो इतनी रात को कमलापुर जाने की जिद कर रहा हो। भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी रिक्शा वाला कमलपुर जाने को राजी क्यों नहीं हो रहा। ऐसा क्या है उसे कमलपुर गांव में? भाई, यह तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्या है कमलपुर में। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि रात के वक्त उसे गांव में जाना ठीक नहीं। करीब 1.5 घंटे चलने के बाद रिक्शा मनेर गांव पहुंच गया। रिक्शा वाला रिक्शा रोक देता है। भाई, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, यही मनेर तुम उतर जाओ। इसके आगे 300 किलोमीटर पर तुम्हें ठहरने के लिए कस्बे मिल जाएंगे। वहां तुम्हें रात में रुकने के लिए कमरा मिल जाएंगे और सुबह तुम कमलपुर निकल जाना। अरे नहीं भैया, मुझे आप कमलपुर छोड़ दीजिए, मेरी चिंता ना करिए। ठीक है भाई, लेकिन आगे जंगल वाला रास्ता पड़ेगा। कमलापुर गांव तक नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें गांव के सड़क पर ही उतार दूंगा। वहां से तुमको चलकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, मुझे कमलपुर तक छोड़ दो, मैं वहां से चलकर चला जाऊंगा। कुछ देर बाद रिक्शा जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गया।
रास्ता इतना डरावना था कि उसे रास्ते पर कोई भी गाड़ी या इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। रात के करीबन 1:30 बज चुके थे। जंगल के चारों ओर से जानवरों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो रिक्शा के आगे से कोई उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। थोड़ी ही देर बाद रिक्शा कमलपुर के आखिरी रास्ते तक पहुंच जाता है। रिक्शा वाला गाड़ी रोक देता है। बस भाई, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ से कमलपुर गांव पास ही में है, लगभग 1 किलोमीटर। भगवान तुम्हारा भला करे भाई, तुम अच्छे से पहुंच जाओ। वाले ने अपना रिक्शा घुमाया और उधर से निकल गया। संजय उसे आवाज देता रहा पर वह कुछ नहीं सुना। अब संजय अकेले था। रास्ते के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उनकी शाखों को इधर उधर कर रही थी। संजय गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने पर ही संजय को एक टूटी चाय की दुकान दिखी। दुकान बिल्कुल सुनसान था। उससे दुकान पर कोई भी नहीं था, सिर्फ एक लालटेन और एक लकड़ी का ब्रिज। थकावट से टूट चुका संजय इस पर लेट गया। करीबन मिनट बाद संजय को किसी व्यक्ति को चलने का एहसास होता है। तभी सामने से एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी व्हाइट शर्ट और व्हाइट कमीज पहना हुआ संजय की ओर आ। भैया रुकिए, क्या आप कमलपुर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? भैया मुझे कमलपुर जाना है। रात में अकेले रुकना ठीक नहीं। अगर आप कमलपुर जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो मेरी बातें माननी होगी, नहीं तो तुम्हारी लौटने की सुबह नहीं होगी। संजय डर गया, लेकिन उससे जाने की मजबूरी थी। इसके कारण ना चाहते हुए भी संजय ने हाँ कर दिया। ठीक है भैया, आप जो कहोगे मैं वही कहूंगा, बस मुझे कमलपुर गांव तक आने दो। ठीक है, तो तुम आ जाओ मेरे साथ साथ, और हाँ, भूल कर भी पीछे मत देखना। क्यों भैया, क्या होगा? अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं जो कहूंगा वह तुम्हें करना होगा, तो फिर तुम मेरे बात को काट रहे हो। अगर मेरे साथ चलना है तो मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं चला। ठीक है भैया, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। कुछ दूर जाने के बाद चलते चलते वह आदमी बोला, अगर कोई पीछे से तुम्हें पुकारे तो भी मुड़कर नहीं देखना है। इस रास्ते के आवाज इंसानों की नहीं होती। यह सब सुनकर संजय का रोंगटे खड़े हो गए। वह डर जाता है, लेकिन उसे किसी भी हालत में कमलपुर गांव पहुंचना था। इसीलिए वह आदमी के साथ आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज आई। भैया लगता है कोई लड़की रो रही है, लेकिन इतनी रात को कौन रो रही होगी? चुप कर भाई, तू कुछ बोल मत। यह किसी लड़की या फिर किसी इंसान की आवाज नहीं है। यह वह चीज है जो रात में नए शिकार ढूंढती है। बस तुम पीछे मत देखना। वो सुनकर संजय खामोश हो जाता है। तभी अचानक मानव संजय को किसी ने पकड़ लिया हो। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। अरे भैया, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी आप कुछ करो। भाई लगता है तुम्हें किसी ने पकड़ लिया है। तुम खड़े रहो, मैं तुम्हें हाथ देकर अपनी ओर खींचता हूं। तभी संजय ने अपने कांपते हाथ उसकी ओर बढ़ाई और वह संजय को अपनी ओर खींच लिया। अगर मैं तुम्हारा हाथ खींचना होता तो तुम इसी अंधेरी जंगल में खो जाते हमेशा के लिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद संजय ने उसे आदमी से कहा, भैया, अब मेरे पैरों का बोझ कुछ हल्का लग रहा है। अगर आप आज ना होते तो मैं आज इस अंधेरे में कहीं गुम हो जाता।
आपकी वजह से आज मेरी जान बची। भाई तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचे हो, अब तुम सुरक्षित हो। अब हम लोग गांव में आ गए हैं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद वह आदमी संजय को अपने घर ले गया। सुनो जी, आज आप फिर उसे डरावनी रास्ते पर निकल गए थे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रात को उसे रास्ते से मत आया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही कहा। अरे ओ सुमन, मैं किसी से नहीं डरता, और इस शहरी लड़के को मैं भूत के चंगुल से बचाकर लाया हूँ, और तुम कह रही हो कि इतनी रात को बाहर क्यों जाते हो? क्या इस गांव वाले रात को बाहर नहीं जाते? नहीं भाई, इस गांव के लोग रात होते ही अपने घर से बाहर नहीं निकलते। कमलपुर गांव के बाहर आत्माओं का पहरा होता है। रात के वक्त कोई इस गांव से बाहर गया, वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। आप आज इतनी रात को कहां से आ रहे थे? और आपने कहा था कि इस गांव के लोग कभी रात में बाहर नहीं निकलते, तो फिर आप आज इतनी रात को कहां से आ रहे थे? अपने भाई को ढूंढने में भी इसी राह पर निकला था रात के। रास्ते किस्मत खराब थी, वह कभी लौटकर नहीं आया। भाई, यह बातें हम कल भी कर सकते हैं, अभी बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। रात बहुत बीत चुकी थी। आसमान में काले बादल धीरे धीरे काम हो रहे थे और कुछ ही देर में सुबह हो गई। दोनों घर के बाहर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सुनो जी, सुबह हो गई है। आपके उस शहरी मेहमान की नींद भी पूरी हो गई होगी। अब उसके मन से रात का डर कम हो गया होगा। घर के अंदर चुपचाप संजय बैठा हुआ था और रात की बातें सोच रहा था। तभी संजय दोनों के पास आता है। रात को जो आपने बात कही, क्या सच में वह आपके भाई के साथ हुआ, जो कल रात मेरे साथ होने वाला था? हाँ भाई, इस बात को पूरे 1.5 साल हो गए। हर रात में उसे उसी रास्ते से ढूंढने निकलता हूँ। कभी कभी तो मानो ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही में खड़ा है, लेकिन चुने जो तो हवा में बदल जाता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई घर में चल रहा है, पर जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। मैं आज करीबन दोपहर के 1 कागजात लेकर वापस शहर के लिए निकल जाऊंगा। भाई, आज दोपहर नहीं, जब सूरज पूरी तरह से सिर पर हो तब निकलना। यहाँ सुबह के वक्त भी बुरी शक्ति भटकती रहती है। शक्ति? कैसी शक्ति? आखिर यह बुरी शक्ति किसकी हो सकती है? और इस गांव के लोग इतना डरते क्यों हैं? वही जो मेरे भाई को ले गया, और मेरा भाई कभी वापस नहीं आ सका। उसे साया मेरे भाई को निगल लिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी संजय को लेकर, जो गांव के बाहर तालाब है, वहां तक छोड़ने आ जाता है। तालाब का पानी खामोश था, जैसे सालों से कोई लहर ही ना उठी हो। वहां पर एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। अरे ओ काली, आज रात तुम फिर अपने भाई को ढूंढने गए थे ना? हाँ बुढ़िया माँ, लेकिन मैं उसे रात घर अकेले नहीं आया था। उसे रात में इस शहरी लड़के को उसे रास्ते से बचा कर लाया हूं। बेटा, तुम शहर से इस गांव में क्यों आए हो? तुमको पता नहीं रात के वक्त इस गांव में किसी का साया घूमता है? अरे ओ अम्मा, मैं इस गांव में कुछ काम से आया था। रात के वक्त इस भैया ने मुझे बचाया। बेटा, कमलपुर गांव में 2 तरह के लोग आते हैं। एक जो यहाँ कुछ खोजने के लिए आते हैं, और एक जिनको यहाँ कुछ खोजना नहीं चाहिए। उसी वक्त हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे मानो कोई पुरानी सड़ी हुई चीज हो। तभी वह आदमी बोलता है, चलो जल्दी से यहाँ से चलो, लगता है वह साया हमारे गांव की ओर आ रहा है। चलो जल्दी सा शरे लोग, भागो भागो जल्दी, नहीं तो यह साया हम सबको निगल लेगा। चलो चलो। तीनों वहां से गांव की ओर तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते संजय ने उसे आदमी से पूछा, भैया, यह साया है कौन? कोई मुझे कुछ बताया?
अभी नहीं बता सकता भाई, तुम घर चलो, उसके बाद सारी बातें बता दूंगा। भागते भागते दोनों आधे रास्ते तक पहुंच गए, तभी अचानक संजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे एक काली परछाई दिखी। उस परछाई का ना तो चेहरा ना कोई आकार, बस एक घना अंधेरा और हवा के साथ लहराती हुई उन दोनों के पीछे आ रही थी। संजय डर से घबराने लगा। भाई पीछे मुड़कर मत देख, नहीं तो फिर से तू उसके जाल में फंस जाएगा। संजय झटके में आगे आता है और तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आदमी ने घर का दरवाजा खटखटाया। अरे ओ सुमन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो वह साया हमें खा जाएगा। तभी सुमन ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। क्या हुआ जी, आप तो इस शहरी मेहमान को छोड़ने गए थे, तो फिर आप लोग वापस क्यों लौट आए? सुमन, साया हमारे पीछे पड़ गया था, हम जैसे तैसे जान बचाकर आए हैं। हे भगवान, इस गांव में किसकी नजर लग गई है? यह अच्छा संकेत नहीं है। भाई यह वही साया है जिसने मेरे भाई को निगल लिया था, और मुझे लगता है यह साया अब तुम्हारे पीछे पड़ा है। लेकिन क्यों यह साया मेरे पीछे ही क्यों पड़ रहा है? मेरा इस साया से क्या लेना देना? तुम इस वक्त कमलपुर में आए हो, जिस वक्त वह साया नए शिकार को ढूंढता रहता है। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हो? इसका मतलब यह साया मुझे मारना चाहता है? क्योंकि आज इसके चुने हुए व्यक्ति का मौत का दिन है। वह सब सुनकर संजय का दिल माने धड़कना भूल गया हो। उसका पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक थर थर कांप रहा था। तभी संजय कपता हुआ बोल, कल रात को जो रोने की आवाज आई और वह लड़की। भाई वही आवाज, लेकिन वह आवाज लड़की की नहीं थी। नहीं थी, वह वही साए की लुभाने वाली पुकार थी। जो भी उसके खा पुकार पर ध्यान देता है, वह उसके निशाने पर आ जाता है। क्या अब मैं उसे साया का शिकार बन गया हूं? तभी उधर से उस गांव की बूढ़ी दादी अम्मा आने लगती हैं। तुम उसे साया के शिकार तो बन गए हो, लेकिन तुम बच भी सकते हो। अगर अपनी किस्मत का एक काम पूरा कर दो तो। अम्मा, आप जानती है यह लड़का इस साया से कैसे बच सकता है? साया जी से चुन ले, उस डर से नहीं, सच से मारा जाता है। वश। कौन सा सच अम्मा? मेरे बैंकों के पुराने कागजात जो यहां कमलपुर गांव में एक गोदाम में रखा हुआ है। काली और बुजुर्ग औरत तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर साफ डर नजर आने लगी थी। यह तो वही गोदाम है जहां मेरा भाई सालों पहले आखिरी बार गया था। क्या आपका भाई उस सरकारी गोदाम में गया था? लेकिन आपका भाई उसे सरकारी गोदाम में क्यों गया था? क्या काम था उसे? बेटा, वही गोदाम इस कमलपुर का सबसे पुराना गोदाम है, और मौत का भी घर भी। उस गोदाम में सालों पहले आग लगी थी, कई मजदूर अंदर ही फंसकर जल गए थे। और कहते जैश कि उसे गोदाम के आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाए, अब तक उस गोदाम में उनकी आत्माएं भटकती है। तो भैया अब मैं क्या करूं? मैं कैसे उन आत्माओं को मुक्त कर सकता हूं? भाई, तुम शहर से जिस कागज के लिए आए हो, वही इस कागज सच को छुपाता है। कई मजदूरों के मौत का दुर्घटना नहीं माना गया था, वह किसी बड़े घोटाले का राज छुपाता है। बेटा, वह साया तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर तुम वह कागज ढूंढ लोगे तो उसके कैद की गई लोगों की आत्माएं आजाद हो जाएंगी।
इसका मतलब ये कोई भूतिया मामला नहीं, यह अपराध भी है। हाँ, वहां जो आत्माएं हैं वह इंसाफ चाहते हैं और वह इंसाफ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी अचानक वह काली परछाई घर के बाहर खड़ी हो गई। ना तो चेहर ना आंखें, सिर्फ अंधेरा। चलो संजय, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। यह साया तो दिन में भी आने लगा है। यह कभी दिन में नहीं आता था और आज तो यह घर के दरवाजे के पास तक आ गया है। इसका मतलब है यह शहरी लड़के को छाया अपने साथ ले जाना चाहता है। तभी अचानक साया उसकी ओर आने लगा। कमरे में साया की परछाई घूमने लगी। संजय एकदम से चुप हो गया। उसकी सांसें थमने लगी, मानो वह एक पुतला हो। तभी उसे आदमी ने एक पुरानी थैली उठाई। भाई तू पीछे हट, यह मेरी आखिरी कोशिश है। उस आदमी ने थैली में से हल्की सी राख जैसी उसकी ओर फेंका। जैसे ही उस परछाई पर पड़ती है, परछाई जोर से चीखने लगती है और पीछे हटने लगती है। तभी आदमी सबको भगाने के लिए कहता है, भागो जल्दी, नहीं तो साया फिर से हमारे पीछे आ जाएगा। भाई, गोदाम में जो सच है वही तुम्हें बचाएगा। जल्दी मेरे साथ बाहर निकलो, यह शायद कुछ देर तक ही टिकेगा। डर से कांपता हुआ संजय उस आदमी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। बाहर रात का अंधेरा अब और भी भारी लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसी हिल रही थीं जैसे मानो कोई बड़ी शक्ति उनके वश में हो। भाई भागते रहो, गोदाम यहां से 500 मीटर की दूरी पर है। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, रास्ते में कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर देखना मत। और गोदाम में जाकर जल्दी अपना काम खत्म करना है। हाँ भैया, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वह साया मेरा पीछा छोड़ तो देगा ना? नहीं भाई, वह तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम सच्चाई उसक सौंप नहीं देते। भाई, वह रहा पुराना कमलपुर गांव का गोदाम। गोदाम आधा जला हुआ था। कांच टूटी और दीवार पर काई जमी हुई टूटा फूटा सा था। दोनों गोदाम के अंदर चले जाते हैं। अंदर की हवा बिल्कुल ठंडी थी, माने पूरा गोदाम मृत आत्माओं के सांसों से भरा हो। मिट्टी की गंध जली, लाशों का एहसास और दीवारों पर गहरे काले हाथों के निशान। संजय का शरीर कांपने लगा। भाई, यही वह सारे मजदूर जलकर मरे थे और यही बंद है वह राज जिसके लिए तुम शहर से यहां आए हो। और यही बंद है वह राज जिसके लिए तुम शहर से यहां आए हो। और यही बंद है वह राज जिसके लिए तुम शहर से यहां आए हो। दूर एक लकड़ी की पुरानी अलमारी थी। धूल से भारी पर ताला टूटा हुआ। दोनों अलमारी के पास पहुंचते ही संजय ने अलमारी खोली। अलमारी के अंदर पुराने फाइल में और रजिस्टर और एक मोटा रिकॉर्ड था। उस आदमी ने झट से रजिस्टर उठाया और संजय को दिया। भाई, यही है मौत का सच। संजय ने उस रजिस्टर को खोला। उसमें साफ साफ लिखा था, मजदूरों की मौत कोई हादसा नहीं थी। गोदाम के मालिक जतिन सिंह ने जानबूझकर बीमा राशि पाने के लिए गोदाम में आग लगवाई थी। उसी समय गोदाम का दरवाजा धर्म से बंद हो गया और अंधेरे में वह साया कमरे में आया। सच देने के लिए नहीं खोजा जाता है, उसे खत्म करने के लिए। तभी काली परछाई संजय की ओर बढ़ने लगी। संजय हल्का हल्का पीछे हटने लगा। काली ने एक और राख की मुट्ठी उठाई, लेकिन इस बार उस राख का साया पर कोई भी असर नहीं हुआ।
उस साया ने आदमी को पकड़कर हवा में उछाल दिया। आदमी दीवार से टकराकर गिर, साया धीरे धीरे संजय की ओर आया और बोला, अब तुम भी उन आत्माओं की तरह यही रहोगे। अचानक गोदाम के अंदर डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है, मानो जैसे सभी आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगी। संजय समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक दीवारों से मजदूरों की आत्माएं बाहर आने लगीं। बुरी साया ने इन्हें वर्षों से बंधक बनाकर रखा था। रुक जाओ तुम सब, तुम हमारे बंधक हो। अगर नहीं रुकोगे तो मैं तुम सबको निगल जाऊंगी। लेकिन इस वक्त वह सब मजदूर की आत्माएं साय की बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने उस साय को पकड़कर घास सीटना शुरू कर दिया। गोदाम में भयानक भयानक आवाज गूंजने लगी। संजय अपने कान बंद कर लेता है। भागो संजय भागो, तुम फाइल लेकर। भैया मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? संजय मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से यहां से भाग जाओ और सभी गांव वालों को इस साय से बचाओ। गोदाम में आग लग जाती है, लेकिन वह दोनों मौके पर बाहर आ जाते हैं। वह आदमी की सांस रुक रुक कर चल रही थी, मानो उसे अंदरूनी चोट आई हो। भाई अब तुम यहां से चले जाओ। अब मेरी सांसें पूरी हो गई है। बस सच बाहर ले जा, यही मेरी आखिरी मुक्ति है। गोदाम के अंदर उस मजदूर की आत्मा साय को खींच रही थी। साया तड़प रहा था, साया चीख रहा था, लेकिन उस मजदूर की आत्माएं उस साय की एक न सुनी। उन्होंने साया को गोदाम के बीचों बीच खींची और अचानक गोदाम में आग की भयंकर लपट लगी। साया की अंतिम चीज पूरे गांव में गूंजी। आंखों के सामने वह काला साया टूटने लगा, धुएं की तरह बिखरने लगा और एक झटके में पूरी तरह खत्म हो गया। संजय गांव में वापस लौट आया। पहली बार गांव में खुशियों वाली रात थी। संजय दीवार के पास बैठा था और अचानक उस आदमी की आत्मा उसके पास आई। धन्यवाद भाई, जो तुमने उस आत्मा के चंगुल से गांव को आजाद करवाया और यह सब करके तूने मुझे मुक्त कर दिया। उतना बोलकर वहां से उस आदमी की आत्मा गायब हो जाती है। संजय को समझ आ गया था कि उस आदमी की आत्मा मुक्त हो चुकी है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब तक किसी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती, वह ऐसे ही भटकती रहती है।